Hello class 11th students. We are studying vector analysis. This is date 12th of June 2020 and this is lecture 4 of vector analysis. Lecture 4 of vector analysis. ठीक है, आज लेक्चर 3 तक जो लोग पढ़ लिए हैं, अच्छा जो लोग नए बच्चे जुड़ रहे हैं, बात को आप लोग समझे। चैनल का नाम है भास्कर क्लासेस। प्लेलिस्ट में जाओ, 11th का फिजिक्स देखो, उसमें पहला चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस का नोट्स पूरा बना लो, दूसरा चैप्टर एरर एनालिसिस का नोट्स बना लो, उसके बाद वेक्टर एनालिसिस का ये जो है वो लेक्चर 3 है। तो मेक श्योर करो कि पहले का सारा नोट्स लेक्चर देखा हुआ रहे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करो, तभी कुछ मजा आएगा, नहीं तो पढ़ाई सजा लगेगी। पढ़ाई में मजा लेने के लिए आप लोग रेगुलर क्लास जो है वो करते रहें। तो लास्ट लेक्चर 3 खत्म हुआ था रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एंड इट्स न्यूमेरिकल के साथ। आज रिजल्टेंट का बड़ा भाई से मुलाकात करेंगे, रिजल्टेंट के बड़े भाई से मुलाकात करेंगे। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का बड़ा भाई है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैंने पहले भी बताया है, वेक्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है। वेक्टर का केवल उन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल सिखाया जा रहा है जिसका कि आपको फिजिक्स में काम पड़ेगा। बाकी वेक्टर आपको मैथ्स में डिटेल्स में क्लास 12th में पढ़ना है, बट फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम का क्वेश्चन बनाने के लिए वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी में अब हम लोग टॉपिक कर रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कुछ इस तरह से है, देखो ये मान लो एक फोर्स है, ये फोर्स है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे क्लास 9th में और 8th में और 10th में आप फोर्स बराबर जानते थे 20 न्यूटन 30 न्यूटन, तो उससे सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चलता था। बट हम लोगों को मालूम है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन का भी जरूरत है। तो उसके लिए आप पहला 3 लेक्चर देखें, उसमें सिखाया गया है कि किस तरह से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताया जाता है। अब करना क्या है, ये फोर्स है और अगर ये एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाया हुआ है, तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे तो मालूम चलेगा ये पूरा फोर्स तो है, बट केवल एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है, तो पूरा फोर्स तो नहीं लगेगा। यही फोर्स का कंपोनेंट है F इंटू कॉस थीटा, केवल इतना ही फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के तरफ लगेगा। इसी को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। वेक्टर तो है बट उस वेक्टर का केवल एक्स एक्सिस पर कितना वैल्यू है, वो समझाने के लिए जिस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। उसी तरह से ये फोर्स है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे तो आपको मालूम चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे तो ये जो वैल्यू है ये है फोर्स का y कंपोनेंट, दिस इज f इंटू साइन थीटा, है ना। तो ये कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर इस वेक्टर क्वांटिटी का केवल x एक्सिस पर वैल्यू चाहिए तो एंगल देखेंगे और एंगल एरो के साथ वाला जो है वो इसका x कंपोनेंट होगा। अगर ये फोर्स है तो ये फोर्स का x कंपोनेंट होगा, इसकी वैल्यू f cos थीटा होगी। एंगल एरो के सामने वाला ये फोर्स का या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का y कंपोनेंट का वैल्यू होगा। इसको रिजॉल्व करना कहते हैं। पूरा फोर्स तो है बट उस फोर्स का केवल x एक्सिस पर कितना वैल्यू है, तो f cos थीटा, केवल y एक्सिस पे कितना वैल्यू है, तो f sin थीटा। एंगल एरो के साथ वाला इज x कंपोनेंट, एंगल एरो के सामने वाला जो है वो फोर्स का या फिर वेक्टर क्वांटिटी का y कंपोनेंट जो कि f sin थीटा के बराबर होगा। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप लोग देख ही रहे हैं कि f बराबर क्या हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से यही fy इधर भी हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से f बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से f बराबर दिस इज fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर, fx से f cos थीटा का स्क्वायर प्लस f sin थीटा का स्क्वायर, f स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस f स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा,
एफ स्क्वायर कॉमन अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और एफ स्क्वायर का रूट एफ बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को काम करना है, रिजॉल्व करना है वेक्टर को रिजॉल्व। इस तरह से कोई वेक्टर है, कोई मोमेंटम है, ये मोमेंटम है, ये तो मोमेंटम है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट इस तरफ केवल एक्स एक्सिस के तरफ इस मोमेंटम का पूरा वैल्यू थोड़ी आएगा, सिर्फ कॉस कंपोनेंट आएगा। इधर की तरफ पूरा मोमेंटम थोड़ी आएगा, वो केवल इसका साइन कंपोनेंट का ही वैल्यू आएगा। वेक्टर एंगल साथ वाला कॉस कंपोनेंट, सामने वाला साइन कंपोनेंट। इसको लिख करके रखो, फिर मीनिंग बताता हूं कि आखिर ये क्या चल रहा है, आखिर इसके बारे में हम लोग देखते हैं। है ना, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अगर आपको अगर समझ में नहीं आया तो क्लास नाइन्थ का वर्क एनर्जी एंड पावर को एक बार याद करोगे। वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 9 का, उसमें आप लोग सीखे थे कुछ इस तरह से कि ऐसे ऐसे घोड़ा गाड़ी था एक, है ना, उसमें बच्चा ऐसे फोर्स लगाता था, फोर्स इस तरफ और बॉडी, ये घोड़ा गाड़ी इधर थोड़ी उड़ करके आएगा, ये तो सामने की तरफ चलता था, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होता था और फोर्स इस तरफ लगाते थे। तो इसका वर्क डन क्लास 9 पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था? वर्क बराबर होता है फोर्स दैट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इन इट्स मोशन। तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर, तो फॉर्मूला इसमें एफएस नहीं होता था। याद होगा आप लोगों को, इसमें फॉर्मूला एफएस नहीं होता था क्योंकि एफ तो इधर लग रहा है, एस इधर जा रहा है। यही कॉन्सेप्ट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। क्लास 9 10th में जो अपन फिजिक्स पढ़े हैं, गलत नहीं पढ़े हैं, बट उसी को इलाबोरेट करना है क्लास 11th में। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता था क्लास 9 में पढ़ाया गया था। वर्क डन इस केस में कितना होता था? तो अभी अगर रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे तो फोर्स तो तुमने इधर लगाया बट गाड़ी इधर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं इधर जा रहा है? गाड़ी इधर जा रहा है, मतलब फोर्स पूरा इस तरफ नहीं लग रहा है कि नहीं? तो एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के साथ वाला कंपोनेंट अगर देखते हैं तो ये पूरा फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ नहीं लग रहा है, फोर्स का केवल cos थीटा, फोर्स तो इधर लगा रहा था, लड़का इधर था, ये लड़का तो इधर था, ये इसका हाथ है, ये तो इसको खींच रहा था ऐसे, बट घोड़ा गाड़ी आगे की तरफ चल रहा था। इसका मतलब है, ये इसका हाथ है, इसका मतलब ये है कि पूरा फोर्स अगर लगाता तो गाड़ी तो इस तरफ चला जाता, बट गाड़ी इधर जा रहा था। इसका मतलब है पूरा फोर्स नहीं, जिस तरफ गाड़ी मूव कर रहा है उस तरफ पूरा फोर्स नहीं, फोर्स का कोई एक कंपोनेंट काम कर रहा था, कोई एक कंपोनेंट, उसी को रिजोल्यूशन कहते हैं। एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के साथ वाला कंपोनेंट एफ cos थीटा इधर था और डिस्प्लेसमेंट इधर था, तो इस केस में वर्क डन निकालते थे तो एफ एस नहीं आता था, एफ cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट आता था, जो कि क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे, एफ एस इनटू cos थीटा, इस तरह से होता था, है ना। इसी को ही रिजोल्यूशन कहते हैं। फोर्स तो तुमने लगाया, मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एक्ट कहीं पर करवाया, बट जरूरी नहीं है कि वो पूरा उसी तरफ एक्ट हो गया, उसका कुछ हिस्सा हो सकता है एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा हो, कुछ हिस्सा वाई एक्सिस की तरफ आ रहा हो, क्योंकि बोर्ड और कॉपी पे क्वेश्चन बनाना है, इसलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्चुअल में 3 डायमेंशन में एक वेक्टर क्वांटिटी का एक्स एक्सिस पर भी रिजॉल्व हो जाना है, वाई एक्सिस के साथ साथ जेड एक्सिस पर भी उस फोर्स का कुछ हिस्सा जो है वो लगता है। जैसे इस डायग्राम में घोड़ा गाड़ी आगे की तरफ चल रहा है, मतलब पूरा फोर्स नहीं, फोर्स का एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के साथ वाला फोर्स का cos थीटा ही फोर्स था जो कि घोड़े गाड़ी पर इस तरफ लग रहा है, पूरा फोर्स इस तरफ, बट f cos थीटा इस तरफ, ये f cos थीटा होगा। ये कैसे पता चला? इसी में कॉन्सेप्ट लगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। एंगल एरो के साथ वाला f cos थीटा के वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये घोड़ा गाड़ी जब आगे की तरफ चलेगा तो वर्क डन f into s नहीं होगा, f cos थीटा into s, fs cos थीटा। तो ये है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कमाल। समरी ये है कि रिजल्टेंट में दो वेक्टर के बीच के एंगल मालूम हो तो आप उसका रिजल्टेंट निकालते थे। रिजोल्यूशन में एक्चुअली में रिजल्टेंट ही आपको पहले से मालूम है, एक्स एक्सिस पर उस फोर्स कितना काम कर रहा है और इंडिविजुअली वाई एक्सिस पर वो फोर्स कितना काम कर रहा है, ये पता लगाने के लिए हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। बस कुछ नहीं करना है, ये अगर वेक्टर है, ये अगर एंगल है, तो एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के साथ वाला, एंगल एरो के साथ वाला इज cos कंपोनेंट, एंगल एरो के सामने वाला साइन कंपोनेंट, ये उस वेक्टर का केवल x एक्सिस पर वैल्यू, ये उस वेक्टर का केवल y एक्सिस का वैल्यू। वेक्टर तो ऐसे लग गया, बट केवल x एक्सिस में p cos थीटा लगा, केवल y एक्सिस में सिर्फ p sin थीटा लगा। ये पता लगाने के लिए हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का
सहारा लेते हैं। इसको नोट करके रखो, फिर इसका मीनिंग और समझाता हूं। तो बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अपन पढ़ रहे हैं, तो आपने एक यूज तो देख लिया, जैसे क्लास 9th में पढ़ा किस तरह से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का काम पड़ता है। दूसरा भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। उसको अगर आप लोग सोचेंगे तो पिछले 2 दिनों से फॉर्मूला पढ़ रहे थे रिजल्टेंट का। क्या फॉर्मूला पढ़ रहे थे बताओ? √p का स्क्वायर प्लस q की स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इस पे तुमने लगाया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस पे तुमने लगाया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे रिजल्टेंट पता चला 2 वेक्टर के बीच का, 2 वेक्टर के बीच का। हर बार क्या 2 ही वेक्टर काम करेगा जिसका रिजल्टेंट निकालोगे? रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा? 2 की जगह पर जो एक उसी के बराबर का काम कर दे। तो हर बार क्या एक बॉडी के ऊपर 2 ही फोर्स काम करेगा? 4, 7, 8 नहीं काम कर सकता। उसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? अभी तक तो ये सीखा कि ये अगर 10 है, ये 10 है तो 0 होगा, ये 10 है, ये 10 है तो 20 होगा। फिर इस चैप्टर में पढ़ा ये 10 है, ये 10 है, दोनों के बीच में एंगल अगर मालूम है तब रिजल्टेंट कितना होगा। बट क्या एक बॉडी पर सिर्फ 2 ही वेक्टर क्वांटिटी काम करेगा? 2 से ज्यादा भी तो काम कर सकता है। एक बॉडी के ऊपर 3, 4, 7 फोर्स भी तो काम कर सकता है। बॉडी सिर्फ 2 बार का 4 मीटर और 3 मीटर नहीं, ये इधर भी तो और 3 मीटर, इधर एक एंगल पर 5 मीटर, इधर एक एंगल पर 2 मीटर जा सकता है। तब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? बोलने का मतलब यही कि जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पिछले 2 दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है, वो सिर्फ 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है। 2 से ऊपर, 2 से ऊपर, 2 से ऊपर, 2 से ऊपर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालते समय भी हम लोगों को रिजल्टेंट के साथ साथ जस्ट जो अभी 10 मिनट से पढ़ा जा रहा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसका भी काम पड़ेगा। तो रिजोल्यूशन हैज 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस। एक तो आप देखें कि फोर्स या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी केवल एक खास डायरेक्शन पर कितना काम कर रहा है, ये पता लगाने के लिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। दूसरा, अगर 2 से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालना है तो वहां पर भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे ये हम लोग एचसी वर्मा में जितना क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्म पे दिया हुआ है उसको हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। अभी अब देखो बच्चों, सीखने का ट्राई करना। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स एज शोन। देख रहे हो, एक 5 न्यूटन है, एक 3 न्यूटन है, एक 2 न्यूटन है। 3 अलग अलग फोर्सेस है और एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री का। एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री का। एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल दिया हुआ 37 डिग्री का। इस कॉन्सेप्ट से हम लोगों को रिजल्टेंट निकालने का है ना। इसको अच्छे से समझ लेना। पहले जो मैथमेटिकल ट्रिक है इसको अच्छे से जान लो। साइन 37 डिग्री की वैल्यू 3/5 होती है और कॉस 37 डिग्री की वैल्यू जो है वो 4/5 होती है ना। ये अलग से जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि एचसी वर्मा सर का ज्यादातर क्वेश्चन 11-12 क्लास में 37 डिग्री 53 डिग्री पर ही चलता है। एचसी वर्मा सर का ज्यादातर क्वेश्चन 37 डिग्री और 53 डिग्री पर चलता है, इसीलिए इसका वैल्यू हम लोग अलग से याद करके रखेंगे। अब देखो इसमें कितना फोर्स है, कितना फोर्स है, कितना फोर्स है, कितना फोर्स है, 3 फोर्स है। इसका रिजल्टेंट हम लोग √p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा से नहीं निकाल सकते। यहीं पर इस्तेमाल करते हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। अभी ध्यान से देखना, रिजॉल्व करते हैं। ये एंगल है, ये एरो, मतलब ये एंगल है, ये एरो है, ये एंगल है, ये एरो है, ये एंगल है, ये एरो है। एंगल एरो के साथ वाला इस cos कंपोनेंट, दिस इज 5 cos 37, cos 37 is 4/5, so this is 4 न्यूटन। मतलब इस तरफ कितना हो गया 4। तो इस तरफ से एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के सामने वाला, दिस इज आवर 5 sin 37, 5 3/5 मतलब 3 न्यूटन। तो ये वाला जो है वो 3 न्यूटन का, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, टोटल फोर्स ऑन एक्स एक्सिस निकालेंगे। सिर्फ एक्स एक्सिस पर कितना फोर्स है, केवल एक्स एक्सिस पर बताओ जरा सा। एक्स एक्सिस पर कितना फोर्स है आप लोग बताओ। ये 4 न्यूटन है ना, ये एक्स एक्सिस पर 5 नहीं, 5 cos 37, 4 न्यूटन है एक्स एक्सिस पर, और ये 3 न्यूटन एक्स एक्सिस पर है। ये तो वाई एक्सिस पर है।
तो ये हो गया 7 न्यूटन। इतना फोर्स है केवल हमारा एक्स एक्सिस पर। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे टोटल फोर्स ऑन वाई एक्सिस। सिर्फ वाई एक्सिस पर देखो, सिर्फ वाई एक्सिस, 5 नहीं, वाई एक्सिस पर ये है 3, ये नहीं और ये है +2, ये कितना हो गया 5 न्यूटन। तो एक्स एक्सिस पर केवल 7, वाई एक्सिस में केवल 5। अब इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग। एक्स एक्सिस पर केवल 7 न्यूटन और वाई एक्सिस पर केवल 5 न्यूटन। ये एक्स एक्सिस पर और ये वाई एक्सिस पर। अब बताओ क्या निकालना था? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट में कितने फोर्स के बीच का रिजल्टेंट निकालना सिखाएगा? 2 के बीच में। अब हमारे पास कितना है? केवल 2, और दोनों के बीच के एंगल भी मालूम है, क्योंकि हमने टोटल फोर्स को जानबूझ के केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में निकाला है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, अब इसका अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हो, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जो डायगोनल होता था वही रिजल्टेंट हो जाता था। दिस वुड हैव बीन द रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता √7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू q। बट ये cos 90 हो रहा है, cos 90 जीरो होने की वजह से रिजल्टेंट इज ओनली 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 25, दिस इज √74 न्यूटन। तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स एज शोन। रूल ये है कि अगर 50 वेक्टर क्वांटिटी भी एक साथ एक्ट कर रहा हो तो हम लोग 50 वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व करके टोटल उसको एक्स एक्सिस पर निकालेंगे कितना आया, टोटल का वाई एक्सिस पे करेंगे कितना आया, और फिर एक्स और वाई पर आने के बाद जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जानते हैं, वहां से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो रिजोल्यूशन का काम आप देख रहे हैं। अभी वर्क डन बराबर fs cos थीटा क्लास 9 में पढ़े थे, वहां पर भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का काम है। और 2 से ऊपर 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 वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालते समय भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंगल एरो के साथ वाला cos कंपोनेंट और एंगल एरो के सामने वाला साइन कंपोनेंट, उसका काम पढ़ने वाला है। तो ध्यान से इसको नोट करके रखो। देख भाई, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा। ऐड वेक्टर्स, वेक्टर को ऐड करना है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ईच हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट्स एंड इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट 45 डिग्री, 135 डिग्री एंड 315 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छे से देखना, समझना, ट्राई करना, रिजोल्यूशन का मीनिंग जानने का। रिजोल्यूशन और रिजल्टेंट दोनों आपस में कनेक्टेड है। केवल रिजोल्यूशन का और या केवल रिजल्टेंट का से काम नहीं चलेगा, दोनों ठीक से मालूम होना चाहिए, है ना। तो कुछ फोर्सेस के बारे में दिया हुआ है। एक फोर्स ए है 100 यूनिट का, जो कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पर इंक्लाइन है। ठीक है, एक और है फिर 100 का, इसका नाम ए वेक्टर है, ये ए है ना। बी वाला जो है 135 डिग्री, तो 45 यहां से यहां तक है, 135 यहां पर होगा, दिस इज बी वेक्टर, ये 135 डिग्री है। और एक और है 315 डिग्री पर, 315 ऐसे, ये सिलाई पर ही होगा। ये भी 100 ही यूनिट का है, और ये भी 100 यूनिट का है। इस एंगल इज 135 था, ये पूरा एंगल 315 बोलो, ये पूरा एंगल 315, या फिर यहाँ से यहाँ सिर्फ 45 बोल के भी काम चल सकता है ना। ये पूरा 135, तो इसको 45 बोल करके काम चल सकता है। तो ये है ना, इसी का हम लोग को निकालना है रिजल्टेंट, इसी का निकालना हम लोगों को रिजल्टेंट, इसी का निकालना हम लोगों को रिजल्टेंट। बट इस्तेमाल करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट का, जिसको कि हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन। कर तो रहे हैं रिजल्टेंट, लेकिन रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। अब देखो भैया, एंगल मतलब एंगल एरो,
एंगल एरो के साथ वाला इज 100 cos 45 है। एंगल एरो के सामने वाला दिस इज 100 sin 45। ये इस 100 का हो गया। अब इस वाले 100 को देखते हैं। इसका ये एंगल एरो यहाँ पर है, एंगल एरो के साथ वाला, तो ये हो गया 100 cos 45। एंगल एरो के सामने वाला, दिस इज 100 cos 45। 135 तो नाम का ही था ना, हम लोगों को तो ऐसे एंगल देखने से मतलब है ना, ये एंगल तो 35 डिग्री का ही हुआ, ये पूरा 145 का है तो है, 135 का है तो है, इससे मेरे को क्या मतलब, इस एंगल इज ओनली 45 डिग्री। उसी तरह से ये पूरा 315 का है तो है, 315 का है तो है, 315 का है तो है, उससे मतलब नहीं हम लोगों को, ये तो 45 से हुआ ना। एंगल एरो के साथ वाला इस cos कंपोनेंट, सो दिस इज 100 cos 45। एंगल एरो के सामने वाला दिस इज 100 sin 45। तो जितना होना था उतना सब हो गया है। अब जरा सा और हिसाब अगर लगाएंगे हम लोग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2 की, तो 100 sin 45 और ये देखो ये 100 sin 45 और ये 100 sin 45 दोनों कैसा क्वांटिटी है बॉस? वेक्टर में डायरेक्शन किस तरफ है? ऐसे ऑपोजिट, 100 sin 45 ऊपर, 100 sin 45 नीचे, 100 sin 45 ऊपर, 100 sin 45 नीचे, 100 sin 45 ऊपर, 100 sin 45 नीचे। ये क्या करेगा? ये दोनों बैलेंस्ड है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 sin 45 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसी तरह से ये जो 100 cos 45 है और कोई एक 100 cos 45 जो है वो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या क्या गेम में? अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एक ऐसे ऊपर की तरफ केवल बच रहा है 100 cos 45 इज 1/√2 मतलब 100/√2। एक ये वाला बच गया और एक ये वाला बच गया और दो ही फोर्स बचा, दिस इज 100/√2। ठीक है, इसका रिजल्टेंट निकालना है, इसका रिजल्टेंट अभी दो ही फोर्स बचा है, इसका रिजल्टेंट निकालना तो काफी आसान सा है। और बीच में एंगल भी ये वाला बचा और ये वाला बचा, तो दोनों के बीच में तो ये 90 डिग्री, तो बस इतना सा ही। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट का इस तरफ आएगा, दिस वुड हैव बीन द रिजल्टेंट। अच्छा, एक चीज का और ख्याल रखना, ऐड बोला, ऐड का मतलब ये बताया था, वेक्टर में ऐड का मतलब ऐड नहीं होता, वेक्टर में ऐड का मतलब रिजल्टेंट निकालना होता है। तो इसको रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट इज √100/√2 का स्क्वायर प्लस 100/√2 का स्क्वायर प्लस 0 होगा cos 90 के वजह से, तो देख लेना। ये हो गया 10,000/2 माने 5,000 प्लस 5,000, दिस इज √10,000। √10,000 इज 100 यूनिट है ना, यूनिट रिजल्टेंट 100 यूनिट्स। और क्योंकि ये दोनों बराबर था, ये बराबर था बीच में 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट एग्जैक्ट 45 डिग्री पर आएगा। बराबर है और 90 डिग्री पर इसका रिजल्टेंट जो है वो 45 डिग्री पर आएगा। रिजल्टेंट इज 100 यूनिट्स एट 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ भी लिख सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये है रिजल्टेंट रिजोल्यूशन का मीनिंग। दोनों में से कोई भी अगर आपका क्लियर नहीं है, तो मुसीबत हो जाएगी। सब मिला जुला करके ही कॉन्सेप्ट बनता है रिजल्टेंट एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। ठीक है, तो रिजल्टेंट एंड रिजोल्यूशन का मिला करके जो न्यूमेरिकल है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मीनिंग होता है, रिजॉल्व का क्या मीनिंग हुआ। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है
लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी एक खास एक्सिस पर कितना काम कर रहा है उसको निकालने के लिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का सहारा लेते हैं। एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला इज एक्स कंपोनेंट, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के सामने वाला जो है वो है वाई कंपोनेंट उसी वेक्टर क्वांटिटी का। एक कॉन्सेप्ट तो वहां है। दूसरा, दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी का, दो से ज्यादा फोर्स का, दो से ज्यादा मोमेंटम का, बॉडी अगर दो से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट का, उसका जब रिजल्टेंट निकालना है तो उसमें अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा काम भी नहीं करेगा क्योंकि वो सिर्फ दो का था। तो वहां पर भी हम लोग रिजोल्यूशन का इस्तेमाल अपने दिमाग के हिसाब से करेंगे। सारा न्यूमेरिकल वगैरह अगले क्लास में आपको सिखाया जाएगा किस तरह से होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, और दोस्तों को जोड़ो, जल्दी से शेयर करो, दोस्तों को साथ में जोड़ो, तभी जाकर के पढ़ने में और मजा आएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके रखो और वीडियो को लाइक जरूर करो। और जो लोग मेरे साथ पर्सनली जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्वेश्चन बनाने वाले हैं, टेस्ट देने वाले हैं, शीट्स देने वाले हैं, उन लोग मेरे साथ जुड़े, एडमिशन ले ले, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मोड पर, जैसे भी हो। वीडियो तो चलते रहेगा, बट अगर जुड़े हुए रहते हो तो शीट, होमवर्क, टेस्ट ये सब भी आपका चलते हुए रहेगा। तो एडमिशन जितना जल्दी हो सके ले ले, क्योंकि बहुत ज्यादा पैंडेमिक आप लोग देख रहे हैं, क्लास में भीड़ भाड़ बढ़ा करके अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ऑनलाइन में अभी सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।